हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और जो है आपके कंप्यूटर सहायक की भर्ती को लेकर। और इसमें आपके जो 150 प्रश्न आने वाले हैं जीके के, मैंने पहले ही बताया है 200 नंबर के आपकी थ्योरी पेपर होती है, जिसमें से 150 नंबर का वेटेज होता है जीके का। तो जीके की ये रिवीजन क्लास होगी। इसकी आज रिवीजन के तौर पर देखेंगे। आपकी प्लेलिस्ट बनी है, यदि आप चाहें तो वहाँ पर से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हम इसमें जो आपकी परीक्षावाड़ी की बुक आती है उसको हम कंप्लीट करेंगे रिवीजन के तौर पे। आज की जो आपकी टॉपिक है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सभी प्रश्नों का संकलन है। यहाँ से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आप यहाँ से अच्छे से पूरे रिवीजन कर पाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बुक के विषय में बताया था कि परीक्षावाड़ी और महेश कुमार वर्णवाल, ये सब बुक जो होती बहुत ही बेस्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे इसमें प्रश्नों का संकलन दिया गया है 1 लाइन फॉर्म में, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए सभी ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख रहे हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्नों को। देखिए पहला, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 के तहत ये चीज़ें की गई हैं। क्या लेकिन वर्तमान में है टोटल हर ऐसे तो हम देखें तो 28 हमारे राज्य हो गए और जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी भी आपके 8 हैं। तो हर जगह पे ऐसा नहीं है कि सब जगह पर है। टोटल इस समय 25 हैं हमारे। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल कितने हैं? 25 जो है उच्च न्यायालय हैं। एक फैक्ट देख लीजिए कि 1 जनवरी 2019 को स्थापित भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो अमरावती में कार्यरत है। और देखिए जैसे अनुच्छेद 214 के तहत ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय नहीं होगा। तो मान लीजिए जिस का उच्च न्यायालय नहीं है जिस राज्य का, तो क्या वहाँ पे काम कैसे होता है? तो साझा करते हैं। जैसे अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं जैसे आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय बना। तो इसका जैसे आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विषय में आपको पता होगा कि इसकी खंडपीठ भी है, लखनऊ में है। इसी प्रकार से ये काम करते हैं। तो साझा करते हैं कई क्षेत्र एक उच्च न्यायालय को। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय जो है, सपोज करिए दे दिया कि किसी उच्च न्यायालय का नाम और पूछेगा कि कौन सी राज्य जो है साझा करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो आगे आएंगे, आप देखते चलिए। पहला अगला देखते हैं, भारत के उच्च न्यायालय के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। तो ये जो दिया है कथन वो सत्य है। इस प्रकार से प्रश्न बना होगा आपके एग्जाम में कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, सही है। दूसरा है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 217 के तहत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो तीनों कथन सही हैं। ये तीनों जो फैक्ट दिए हैं याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। तो कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। जिस राज्य के तहत वो आएंगे उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डिटेल चीज़ें जाननी है तो मैंने पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए होंगे, आप उसको देख सकते हैं सर्च करके। आगे देखिए, राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। जो राज्यपाल होगा जिस राज्य का, उसको जो है कौन शपथ दिलाता है? तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन किस मद से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। देखिए इनका जो वेतन बनता है वो राज्य की संचित निधि से बनेगा, जिस राज्य के लिए वो है, मतलब जहाँ का हाई कोर्ट होगा। लेकिन अगर इनकी पेंशन की बात की जाए तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना है?
तो जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होंगे किसी भी उच्च न्यायालय के, तो 2.5 लाख रुपए हैं। और जो है 2,25,000 रुपए किसको मिलते हैं, तो उनके जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको मिलेंगे। ये इतना कब हुआ है, तो 2018 के संशोधन के अनुसार ये आंकड़े हैं। आगे देखते हैं। अगस्त 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उनका नाम था न्यायाधीश सौमित्र सेन। नेक्स्ट, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तक है? मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि मान लीजिए किसी राज्य में नहीं है उच्च न्यायालय, तो कई राज्य मिलकर एक ही उच्च न्यायालय को वो साझा करते हैं। ठीक है, वही चीज़ ये कह रहे हैं कि भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों तक है, तो 7 हैं उच्च न्यायालय। नाम देख लीजिए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल, आंध्र प्रदेश, वो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय। 7 ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट से भी साझा करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। इसका मतलब आप समझ में आया। इन्होंने ये सिर्फ बोला कि कौन सा अनुच्छेद है, मतलब अनुच्छेद 222 है। अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश, जो किसी भी, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह लेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, उनका ट्रांसफ़र कहीं और करना है, आंध्र प्रदेश में करना है, तो वो आंध्र प्रदेश में करेंगे कैसे राष्ट्रपति, तो वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह करेंगे, उसके बाद वो दूसरी जगह पर उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके तहत? 222 के तहत। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की कालावधि कितनी होती है, तो कालावधि उनकी 2 वर्ष होती है। मुख्य न्यायाधीश तो होते ही हैं, फिर उनके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही अन्य न्यायाधीश होंगे, और भी हो सकते हैं, जैसा ज़रूरत हो, तो 2 वर्ष होती है उनकी। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 233 में किया गया है। जो जिला न्यायाधीश होते हैं तो उनके जो है उनका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 233। जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहला है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने परामर्शदात्री अधिकार के तहत क्या कर सकता है, तो सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, लेकिन इनके परामर्श जो ये देंगे, माने ना मानना ऐसा जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति को मान ही लेना है, ये परामर्श दे सकते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2016 में भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था, तो सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये चीज़, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात हो रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अप्रैल 2016 में रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में किया गया था। नेक्स्ट है, 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों DY चंद्रचूड़, MS खानविलकर और L नागेश्वर राव तथा अशोक भूषण की नियुक्ति की गई थी। कब? 13 मई 2016 में। इनमें से कौन पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था, आपको बताना है। मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश जाते हैं वो किसी न किसी जो है राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उससे संबंधित होते हैं, ठीक है, या कहीं भी होते हैं। तो लेकिन L नागेश्वर राव ऐसे थे जो कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले से नहीं रहे थे। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो वर्ष
1993 में अपनाया था। कॉलेजियम क्या होता है? ये जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठता क्रम में कॉलेजियम एक ग्रुप होता है न्यायाधीशों का कह सकते हैं, फिर वही लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन न्यायाधीश होगा। कॉलेजियम अगर आपको जानना है, इसके विषय में भी मैंने पहले वीडियो बताई है, वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है और कॉलेजियम आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है। देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंधित है किससे? जनहित याचिका से। नेक्स्ट है, मूलतः सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? मूलतः सर्वोच्च न्यायालय में शुरुआत में तो 8 थे, 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या है? अगर किसी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो पूछी गई हैं। आइए हम देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, या वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। कुल मिला के ये जान लीजिए, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो किसी भी उच्च न्यायालय में, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक उसने न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। अगर ये योग्यता है तो भी बन सकता है, नहीं ऐसा है तो कोई भी अधीनस्थ न्यायालय हो, वहाँ पर 10 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य किया हो। कोई भी एक अधिक उच्च न्यायालय में, यहाँ पर आपका है अधिक उच्च न्यायालय में, मतलब या तो किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहा हो। अगर वो न्यायाधीश नहीं भी है तो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब वकील रहे हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में उनकी जानकारी में ऐसा हो कि वो बहुत पारंगत है, विधिवेत्ता है, तो भी वो जो है बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये योग्यता याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है। कोई न्यूनतम आयु विहित नहीं की गई है, मतलब कोई लिमिटेड नहीं है कि आप 40 साल के रहेंगे, 50 तभी आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन पाएंगे, ठीक है। न्यूनतम योग्यता नहीं दी गई, लेकिन उनके जो अधिकतम आयु के बारे में बताया गया। अभी आपने उच्च न्यायालय में देखा था सेवानिवृत्ति की 62 वर्ष आयु थी। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु कितनी विहित है? तो 65। सर्वोच्च न्यायालय का 65 है, जबकि हाई कोर्ट का कितना है? 62। हाई कोर्ट का 62 है और सुप्रीम कोर्ट का कितना है? 65। दोनों को ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? कोरम पूरा न होने पर तदर्थ न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही ऐसा होता है कि तदर्थ जो है न्यायाधीश नियुक्त किए जाए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति 127 के तहत होगी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार को पूर्ण शक्ति प्राप्त है? तो ये हुआ था SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो YB चंद्रचूड़ थे। आगे देखेंगे, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 124(4) में ऐसा बात है। अनुच्छेद 124(4) में क्या कहा गया है कि संविधान का ये अनुच्छेद ऐसा है जिसमें उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारतीय संविधान द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? एक तो केशवानंद भारती 1973 की बात है, तो 1973 में
के वाद में, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचा क्या है, मतलब इन्होंने कहा है कि ठीक है जो संविधान है उसमें कुछ चीज़ों का बदलाव हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि संविधान के आधारभूत ढांचे को कोई नुकसान ना होने पाए। ये किसमें कहा गया था, तो केशवानंद भारती जो वाद में ऐसा कहा गया था। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बारी हम लोग के सामने आता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है, कि सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है संसद यदि चाहे तो, ठीक है, शक्ति है उनके पास। आगे देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई जज है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, अगर वो रिटायर हो गए, अगर वो चाहें कि वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते। अगला देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 126 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में से संबंधित है, तो अनुच्छेद 132 के साथ अनुच्छेद 134A, दोनों अनुच्छेद याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है न्यायालय के अधिकार में है, ये है क्या, यदि कोई कानून आदेश या संविधान के विपरीत हो या असंवैधानिक उसे घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की व्यवस्था से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को है। भारतीय संविधान के अधोलिखित अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया। अनुच्छेद ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 245। ये जो अनुच्छेद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखेंगे। ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। कौन सा रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो प्रतिषेध। इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है रेटें जारी कर सकती हैं। 5 प्रकार की रेटें होती हैं जिसमें आपका प्रतिषेध भी होता है और परमादेश होता है, ये सब और बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इन सब के बारे में मैंने पहले भी बताया है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वही पूछा है कि कौन सा रीट जो है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में होता है, तो प्रतिषेध है। नेक्स्ट है, कौन से मामले में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकार। मतलब मूल अधिकार के प्रवर्तन, जैसे सभी को मूल अधिकार दिए गए हैं समान रूप से, अगर किसी को लगता है कि उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है या उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक, वही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख मतलब रीट जो है जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। मैंने भी पहले बता भी दिया इस चीज़ को। आगे देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया था, तो अनुच्छेद 355 के तहत। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल 34 है, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, प्लस जो है 33 क्या हो जाएंगे, अन्य न्यायाधीश, तो टोटल कितने हो गए, 34। आइए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है जो
संवैधानिक महत्व का है तो वह उस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ये चीज़ें पहले भी आई थी, लेकिन अनुच्छेद याद रखेंगे। राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मांगते हैं, कोई विवाद है या कोई बात है तो उसमें अगर वो कोई परामर्श लेना चाहे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से तो वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर न्यायाधीश ने जो परामर्श दिया वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो परामर्श लेता किस अनुच्छेद से है तो अनुच्छेद 143 143 याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 137 के अधीन उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की सीमाएं क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जो है 137 के अधीन न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं क्या है वो पूछा गया है। तो यह शक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुरूप है या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रलेख यानी किस रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, भारत में संविधान एवं नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है तो सर्वोच्च न्यायालय है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान है तो अनुच्छेद 127। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। तदर्थ न्यायाधीश, और तदर्थ न्यायाधीश जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। आगे देखिए, भारत में अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उनका नाम क्या था तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है 2,80,000 रुपये है मुख्य न्यायाधीश का। कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है अनुच्छेद 129 में किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो तत्काल जो है रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने अयोध्या में मंदिर निर्माण का अंतिम जो इन्होंने डिसीजन लिया था, तो ये इसमें से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो अयोध्या से सभी लोग परिचित ही हैं, जिसमें लास्ट डिसीजन लिया था, तो कितनी बैठक थी तो 5 सदस्यीय पीठ थी। मेन कौन थे मुख्य न्यायाधीश तो रंजन गोगोई की अध्यक्षता में हुई थी, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया जा रहा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कौन किसके अंडर में आता है उच्च न्यायालय, वो चीज़ है। तो जैसे चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है तो उसके विषय में है। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, और पुदुचेरी जो है चेन्नई उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप का है केरल उच्च न्यायालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अगर हाई कोर्ट की बात करें कौन से हैं कोलकाता हाई कोर्ट, और दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली, ये सबको मिला के केंद्र शासित बना ही दिया गया एक साथ, तो ये मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। डायरेक्ट पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय दमन दीव के मतलब क्षेत्राधिकार में आता है, तो आपको बताना होगा मुंबई। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा। जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख का कहाँ है तो जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय और श्रीनगर। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट नाम पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, जैसे दे दिया था कि लक्षद्वीप का जैसे जो उच्च न्यायालय उसका नाम पूरा बताइए, इस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक, आइए विशिष्ट तथ्य कुछ दिए गए थे, हम इन्हें भी देखते हैं। जैसे पहला दिया है मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ 1962 में की गई थी। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये तीनों उच्च न्यायालय एक साथ बने थे 1862 में, 1862 में है। नेक्स्ट है केरल उच्च न्यायालय 1958 में तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1975 में बना था। केरल उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है, एर्नाकुलम में स्थित है। ठीक है, आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है और बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जल्दी से इन्हें देखते हैं। कि भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो है पदभार संभाला था। ये अब तक के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आपको राष्ट्रपति के विषय में एक चीज़ ना पता हो तो यहाँ पे फैक्ट बता देती हूँ
कि मान लीजिए अभी वर्तमान में कोई राष्ट्रपति हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अगर उनकी अनुपस्थिति में कोई भी कारण हो सकता है, किसी आकस्मिक मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति है या कुछ, तो उनकी जगह पे उनका कार्य कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। इन केस ऐसा होता है उपराष्ट्रपति भी नहीं उपस्थित है तो कौन करते हैं? तो उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होंगे? तो जो वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही होते हैं। तो एक ही बार ऐसा हुआ है और मात्र कौन है? तो एम हिदायतुल्लाह, नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। आगे देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक 7 वर्ष 4 माह और 20 दिन तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति YV, ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या था? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और दूसरे कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का है, जिन्होंने 4 साल 4 माह तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक, मात्र 18 दिन, अधिक वाला भी हमने देखा, सबसे कम देखते हैं, का कार्य करने वाले न्यायाधीश का नाम बताइए? तो KN सिंह थे। कमल नारायण सिंह पूरा नाम था इनका। और दूसरे स्थान पर कौन है? S राजेंद्र बाबू, 29 दिन ऐसे भी रहे हैं। और न्यायमूर्ति GV पटनायक जो थे वो 40 दिन। कुछ ऐसे भी रहे हैं जो कि 18 दिन काम किए हैं, 29 दिन और 40, लेकिन जो सबसे कम है उनका नाम याद रखेंगे। आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि पहली महिला उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीश कौन कौन सी हो चुकी हैं? तो न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा। अगर आप ये नाम नहीं भी याद रखना चाहते चलेगा, लेकिन पहला याद रखेंगे फातिमा बीबी का नाम। आगे देखेंगे। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज हैं, जिन्हें अप्रैल 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व वो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए, अगर कोई अपने आप में यूनिक हो रहा है तो वो चीज़ें पॉइंट आपको याद रखनी है। जैसे कि ये 37वें बने थे और पहले दलित थे न्यायाधीश, इस वजह से इनका नाम जरूरी है कि JK बालकृष्णन थे। आगे देखिए। 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति HS कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे देखेंगे। 17वें मुख्य न्यायाधीश PN भगवती भारत के लोकहितवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। पूछा जाएगा कि कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो कि भारत के लोकहितवाद के प्रणेता माने जाते हैं? तो न्यायमूर्ति PN भगवती, नाम याद रखेंगे। और किस नंबर के थे? तो 17वें नंबर के थे। आगे देखेंगे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर थे। नेक्स्ट, इंदु मल्होत्रा भारत की पहली महिला अधिवक्ता हैं जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। इन्होंने 27 अप्रैल 2018 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर शपथ ली थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इन्हें याद रखिएगा। साथ ही एक फैक्ट हम यहाँ से और देखने वाले हैं, जो कि ये विधान परिषद सदस्यों से संबंधित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए, जैसे विधानसभा और विधान परिषद 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी। जैसे आपके सेंट्रल में बात करें तो जो संसद है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से राज्यों की बात करें तो आपका जो होता है विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल में ऐसे अगर हम डिवाइड करें, आपके राज्यपाल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक होता है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। ठीक, तो विधानसभा तो आपको हर जगह मिलती है, लेकिन विधान परिषद सब जगह नहीं है। कुल मात्र 6 जगह हैं, उन्हीं के विषय में है, इसको जान लीजिए। संख्या याद ना भी होगा तो एक बार चलेगा, किस जगह है याद रखेंगे। राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। लोकसभा इसमें तो 100 सीटें हैं। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दिया हुआ है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ये दी है, इसे याद रखिएगा। इससे इम्पॉर्टेंट तथ्य को हम यहाँ देख लेंगे। संसद द्वारा राजस्थान और असम को द्विसदनीय विधानमंडल की मंजूरी मिल गई है। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को 1985 में संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया, किंतु मार्च 2007 में इसे पुनः स्थापित कर दिया गया था।
मई 2010 में तमिलनाडु में विधान परिषद के पुनः स्थापन हेतु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया किंतु 2012 में इसे भी वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 के अंतर्गत समाप्त कर लिया गया। और आपको पता है कि ये केंद्र शासित मतलब जम्मू कश्मीर को नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था 2019 में ही। पहले वहाँ विधान परिषद था, बाद में उसे जब वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो उस चीज़ को वो कर दिया गया है, हटा दिया गया था। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। आप अपनी तैयारी को करते रहिए बेहतर ढंग से और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।